आज का विषय है चरक के 24 उपक्रम। अकॉर्डिंग टू CCIM सिलेबस, विषोपक्रम डिस्क्राइब्ड बाय चरक, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। विष का सामान्य चिकित्सा क्रम। विष की चिकित्सा दो प्रकार से की जाती है, सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा, जिसे जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं, यह चिकित्सा क्रम तब अपनाया जाता है जब हमें विष के स्वरूप का पता ना हो, जब हमें यह पता ना हो कि किस पॉइजन से विषाक्तता हुई है, और इसलिए किसी भी प्रकार की विषाक्तता में हम सामान्य चिकित्सा क्रम को अपना सकते हैं। विशिष्ट चिकित्सा, स्पेसिफिक चिकित्सा, यह चिकित्सा क्रम प्रत्येक प्रकार की विषाक्तता के लिए अलग अलग होता है। जैसे कुचला विषाक्तता की चिकित्सा अलग प्रकार से की जाएगी, वह उसकी विशिष्ट चिकित्सा होगी। यानी कि इस विशिष्ट चिकित्सा में हमें विष की प्रकृति के बारे में पता होता है, विष के स्वरूप के बारे में पता होता है। हमें पता है कि कुचला विषाक्तता है तो कुचला की स्पेसिफिक चिकित्सा की जाएगी। हमें पता है कि सर्पदंश से पॉइजनिंग विषाक्तता हुई है तो हम सर्पदंश की चिकित्सा करेंगे, तो यह स्पेसिफिक चिकित्सा कहलाती है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में 35 से 37 नंबर का श्लोक है। इसमें उन्होंने विष की सामान्य चिकित्सा के लिए 24 उपक्रम बताए हैं। उपक्रम मतलब चिकित्सा, और इसमें उन्होंने 24 उपक्रम बताए हैं जो सभी प्रकार के विषाक्तता में आवश्यकता अनुसार अपनाया जा सकता है। आयुर्वेद में विष की चिकित्सा में चरक का यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने इसमें जो श्लोक आया है वह है मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीडन, चूषण, अग्नि, परिषेकाः, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन विरेक, उपधानानि, हृदयावरण, अंजन, नश्य, धूम, लेह, औषध, प्रशमनानि, प्रतिसारणम, प्रतिविषम, संज्ञा स्थापनम, लेपः, मृत संजीवनमेव च विंशन्ति रेते चतुर्भिर्रिकाः। ये 24 उपक्रम जो आए हैं, इनका हम एक एक को देखते हैं। पहला इन्होंने बोला है मंत्र। मंत्र। दूसरा है अरिष्ट। शब्द आया है, श्लोक में आया है अरिष्ट। अब अरिष्ट से कोई उपक्रम तात्पर्य नहीं है, इसलिए अरिष्टा बंधन। उसके बाद उत्कर्तन, निष्पीडन, चूषण, अग्निकर्म, परिषेक, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन, 11वें नंबर पे विरेचन, 12 पे उपधान, 13 पे हृदयावरण, 14 पे अंजन, 15 पे नश्य, 16 पे धूम, 17 पे अवलेह, 18 पे औषधि प्रयोग, 19 नंबर पे प्रशमन आया है। श्लोक में प्रशमन आया है, लेकिन प्रशमन का भी कोई ऐसा उपक्रम नहीं समझ में आता, इसलिए पाठ भेद से प्रशमन की जगह प्रधमन का उपयोग किया जाता है। 20वें नंबर पे है प्रतिसारण, 21 पे प्रतिविष, 22 पे संज्ञा स्थापन, 23 पे लेप, और 24वां मृत संजीवन है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार जो ये 24 उपक्रम हैं, उनमें से किसी का नाम तो पूछ ही सकता है कि ये चरक के 24 उपक्रम में है कि नहीं है। और कभी कभी इसका जो सीक्वेंस आया है, यानी कि पहले नंबर पे चरक ने क्या बताया है, 23वें नंबर पे कौन सा उपक्रम आता है, 15वें नंबर पे कौन सा उपक्रम आता है,
ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे श्लोक या आप श्लोक याद करिए या एक एक उपक्रम का नाम याद कर लिए, एक ही बात है। पहला है मंत्र। मंत्र उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जिसका विधि विधान के अनुसार जप कर किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे मंत्र का जाप करके अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति किसी विषाक्तता में अपनी चिकित्सा कर सकता है। तो मंत्र चिकित्सा विशेष तौर पे जांगम विषयों में की जाती है, जैसे सर्पदंश में, वृश्चिक विष में और अलर्क विष आदि में। आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान 5 में मंत्र चिकित्सा का महत्व बताया है और मंत्र सिद्धि की विधि का भी वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी तपस्वी जितनी शीघ्रता से विष का नाश करते हैं उतने जल्दी औषधि के प्रयोग से भी विष का नाश नहीं होता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत का कहना है कि मंत्र चिकित्सा शीघ्र फलदायी है, औषधि में भी उतना जल्दी फायदा नहीं होगा जितना कि मंत्र चिकित्सा से होगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यदि मंत्र बिना स्वर अथवा वर्ण के हीन उच्चरित मंत्र होगा तो वह सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि मंत्र चिकित्सा के साथ साथ सिर्फ मंत्र चिकित्सा करने से वो विषाक्तता समाप्त नहीं होगी, मंत्र चिकित्सा के साथ साथ अगध का भी प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो आचार्य चरक ने जो मंत्र चिकित्सा बताई है, जिसको हम वैज्ञानिक या साइंटिफिक व्यू देखें तो आज के परिवेश में भी ज़्यादातर लोग सांप ने काट लिया है उसकी एंजाइटी और फियर से मर जाते हैं। तो ज़्यादातर मोर्टालिटी रेट जो है वो फियर और एंजाइटी का से है। तो यहाँ पे यदि हम मंत्र चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो वह मंत्र सीधे उसके मन को प्रभावित करता है, जिससे कि उसके ऐसा मेरा मत है कि जो शंखा विष और सर्पांगा भी है जैसी कंडीशन होती है, जहाँ पर कि सर्प ने काटा नहीं है लेकिन उसे एक भय से कि या एक कांटा भी छुप जाता है तो उसे लगता है कि मुझे सांप ने काटा है और उसमें कुछ लक्षण आ जाते हैं। तो इस तरह के विकार में मंत्र चिकित्सा शीघ्र फलदायी होगी और रोगी को लाभ मिलेगा। अरिष्टाबंधन। अरिष्टाबंधन जिसे लाइगेचर कहते हैं। अब श्लोक में अरिष्ट आया है और अरिष्ट का अर्थ क्या होता है? मृत्यु सूचक। मृत्यु सूचक जब विष शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले किसका आश्रय लेता है? रक्त का। और जब विष शरीर में रक्त का आश्रय लेगा तो वह क्या होगा? शीघ्र ही शरीर के और अंतरांगों को भी विष से आक्रांत कर देगा और इसलिए वह अरिष्ट सूचक है। ठीक है, विष का प्रसार शरीर में होता है तो वो अरिष्ट है। इसको रोकने के लिए अरिष्टा, जिसका हम अर्थ लगा सकते हैं रस्सी से बंधन का निर्देश किया है। अरिष्टा बंधन भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सेकंड आपका अरिष्टा बंधन आया इसका भी जांगम विष की चिकित्सा में उपयोग है। अब स्थावर विष में यदि किसी ने धतूरा, कुचला, वसनाभ इस तरह की यदि विषाक्तता है जिसको उसने इंजेस्टेड है, खा लिया है, तो वहाँ पे मंत्र का भी उतना रोल नहीं है और अरिष्टा बंधन का तो एक भी रोल नहीं है। इसलिए अरिष्टा बंधन में कौन सी चिकित्सा के लिए ज़्यादा फलदायी है? जांगम विष की चिकित्सा के लिए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जहाँ पे सांप ने काटा है, जिस स्थान पे सांप ने काटा है उस स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा का बंधन करना चाहिए। और आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक ने अरिष्टा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने वेणिका या वेणी शब्द का प्रयोग किया है और वेणी का अर्थ होता है चोटी, है ना।
तो जब चोटी से तात्पर्य यहाँ पे अरिष्ठा से हम ले सकते हैं। अरिष्ठा भी दो प्रकार से मानी गई है, एक साधारण रस्सी से बांध देना और दूसरा है मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधना। तो यदि हम मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधते हैं तो उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अरिष्टा बंधन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? आचार्य वृद्ध भागवत कहते हैं अरिष्टा बंधन में बहुत कठोरता और मर्म स्थान को देखकर ही न बहुत ढीला और न कसकर बांधना चाहिए। यदि बहुत ढीला बांध देंगे तो अरिष्टा बंधन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वह विष रक्त में प्रसरित होता जाएगा, और यदि ज़्यादा कसकर बांध देंगे तो शोथ हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बांधना है। और यदि हम इसका साइंटिफिक व्यू देखें, वैज्ञानिक आधार देखें, तो मॉडर्न की चिकित्सा में अरिष्टा बंधन फर्स्ट एड है, ठीक है। और मॉडर्न चिकित्सा में स्नेक वेनम की चिकित्सा में प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ वेनम को फैलने से रोकने के लिए टॉर्निक्वेट का उपयोग किया जाता है एट द साइट ऑफ बाइट, जहाँ पे बाइट हुई है। और मॉडर्न में कहते हैं कि आप दो जगह बांधो, 2 टॉर्निक्वेट्स अप्लाइड, 2 टॉर्निक्वेट्स एंड शुड बी रिलीज फॉर 20 to 30 सेकेंड एवरी 20 to 30 मिनट। हर आधे 20 से 30 मिनट के अंदर उसे थोड़ा थोड़ा देर पे ढीला करना है, कुछ 20 से 30 सेकेंड के लिए, टू अवॉइड गैंग्रीन, ताकि गैंग्रीन ना हो। यदि बहुत कसा बांध दिया जाएगा और उसमें कुछ देर के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा तो वहाँ गैंग्रीन फॉर्म हो जाएगा। सेम यही बात आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत और भागवत ने तब कह दी थी, जो आज भी उतनी ही सार्थक है। हाँ, इसमें यह है कि आचार्य चरक ने जो विश्व के 24 उपक्रम बताए हैं उसका उन्होंने डिटेल नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ 24 श्लोक नाम ही बताए हैं, उनका डिटेल नहीं दिया है कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद उत्कर्तन क्या होता है? इंसिजन, चीरा लगाना। चीरा लगाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? यदि मर्म स्थान पे दंश है तो उस स्थान से थोड़ा हटकर छेदन करें, ठीक है। और इसके लिए आचार्य चरक ने एक उपमा दी है कि जिस प्रकार यदि हम किसी वृक्ष को जड़ से काट देते हैं तो फिर वह वृक्ष नहीं फैलता, नहीं पनपता, उसी प्रकार से यदि हम दंश स्थान पे चीरा लगा देंगे, उसको काट के अलग कर देंगे, तो फिर विष आगे नहीं फैलेगा। इसका वैज्ञानिक आधार यदि हम देखें तो उत्कर्तन भी जो है वो जांगम विष की चिकित्सा में, यानी मंत्र भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त है, अरिष्टा बंधन भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त है, उत्कर्तन भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त है। स्थावर विष में उत्कर्तन चिकित्सा का कोई रोल ही नहीं है। इसके बाद मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं कि स्नेक वेनम, जैसे स्नेक निस्पीडन, चौथा नंबर का है कॉम्प्रेशन, मतलब दबाना, यह भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, जिसमें चीरा के बाद दबा कर वहाँ के रक्त को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, रक्त के साथ अधिकांश विष भी बाहर आ जाता है और विष के निकल जाने से उसका वेग भी आगे नहीं बढ़ पाता है। निस्पीडन भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयुक्त होगा, स्थावर विष की चिकित्सा में इसका कोई रोल नहीं है। चूषण का अर्थ है चूसना या चूसकर बाहर निकालना, यह भी जांगम विष की चिकित्सा में प्रयोगी है। चूषण का स्थावर विष की चिकित्सा में कोई रोल नहीं है, यह एक प्रयोगात्मक कर्म है। सुश्रुत ने कल्प स्थान अध्याय 5 में बताया है कि यदि मुंह में छाले हैं तो चूषण कर्म ना करें, क्योंकि छालों से विष एब्जॉर्ब हो करके जो व्यक्ति चूषण कर्म कर रहा है उसमें भी विषाक्तता हो सकती है। फिर उन्होंने कहा है कि मुंह में घी का लेप करके चूषण कर्म करना चाहिए। घी का लेप करने से वह एक डेमुलसेंट
एंटीडोट, फिजिकल एंटीडोट की तरह काम करेगा और वह लेयर उसके डायरेक्ट स्किन के टेस्ट से बचाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि या मुंह में वस्त्र या बालू भरकर ही चूषण करना चाहिए। साथ ही साथ जब चूषण हो जाए तो थूक कर तुरंत विषनाशक औषधि से गंडूस कर लेना चाहिए ताकि विष का प्रभाव चूषण कर्म करने वाले व्यक्ति पर ना हो। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है कि आजकल जो है चूषण कर्म के लिए सक्शन पंप्स द्वारा यह कार्य किया जाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट उपक्रम अगले वीडियो में होंगे।